आज इस वीडियो का टॉपिक है वेवेल योजना, जो कि 1945 में आया था। और इस योजना के तहत ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में व्याप्त संवैधानिक गतिरोध को दूर करने का प्रयास किया गया था। तो क्या था भाई ये वेवेल योजना, क्या क्या इसमें इस प्रस्ताव में क्या क्या प्रावधान थे, ये सारा कुछ हम लोग जानेंगे। सबसे पहले मैं जो हूं अपना ये हेडिंग डाल लेता हूं, वेवेल योजना। अच्छा, यहां पर जो वेवेल है ना, ये उस समय भारत का वायसराय था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत का वायसराय था वेवेल, और इसी के द्वारा जो है सारा योजना तैयार किया गया था। इसी कारण इसको वेवेल योजना बोला जाता है। जैसे कि इससे पहले हम लोगों ने सीआर फार्मूला देखा, क्रिप्स मिशन प्रस्ताव देखा, तो उसमें जो क्रिप्स है, सीआर है, वो क्या है, उस प्रस्ताव को लाने वाले व्यक्ति का नाम। जैसे कि साइमन कमीशन, उसमें हेड कौन था, साइमन था। तो यहां ऐसे जैसा नाम होता है ना, तो वो उस व्यक्ति विशेष द्वारा लाया गया था। तो ये वायसराय वेवेल के द्वारा योजना लाया गया था भारत में व्याप्त संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए। अब देखिए, मई 1945 तक ना द्वितीय विश्व युद्ध अपनी समाप्ति के अवस्था पर पहुंच चुका था, और अब जो मित्र राष्ट्र थे उनकी स्थिति ठीक ठाक हो चुकी थी। मतलब कि मित्र राष्ट्र अब जो है जीतने लगे थे, और जो धुरी राष्ट्र थे, जर्मनी हो, इटली हो, जापान हो, उनकी हालत थोड़ी सी खराब हो गई थी। यूरोप में तो स्थिति काफी अच्छी हो गई थी, क्योंकि जर्मनी पर, इटली पर जो ब्रिटेन है, अमेरिका है, वो लोग जो है अब हावी हो चुके थे। लेकिन इधर जो एशिया में जो जापान है ना, वो थोड़ा सा अभी भी उग्र था, और भारत में उसके आक्रमण का भय अब भी बना हुआ था। अब जो है इस बीच जो ब्रिटेन की, यहां ब्रिटेन में वहां का जो प्रधानमंत्री था चर्चिल, चर्चिल नाम याद रखेंगे, वहां का प्रधानमंत्री था चर्चिल, जो कि रूढ़िवादी पार्टी से था, कंजर्वेटिव पार्टी से था, और ये चाहता था कि किसी भी तरह से भारत में व्याप्त गतिरोध समाप्त हो। इसके अलावा कुछ और भी कारण थे जिस कारण से जो ब्रिटिश सरकार है भारत में जो संवैधानिक गतिरोध है उसको सुलझाना चाहती थी। देखिए, जैसा कि मैंने बताया, द्वितीय विश्व युद्ध अपनी समाप्ति की अवस्था पर था। यूरोप में जो है हालात ठीक ठाक हो रहे थे, लेकिन एशिया में अभी भी थोड़ा सा मामला गड़बड़ाया हुआ था। मतलब जो जापान है वो अब भी उग्र अवस्था में था, और वो जो है कुछ भी कर सकता था, बाजी पलट सकता था। और बाद में क्या हुआ, जापान पर अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिया ना, हिरोशिमा और नागासाकी में, अगस्त 1945 में। उसके बाद जाकर के जो जापान है वो शांत नहीं होता। देखो, जापान जो है ना बहुत बहुत ज्यादा उग्र हो रहा था, उसने अपनी शक्ति को बहुत ज्यादा बढ़ा ली थी, और उसको जो है बिल्कुल भी रोका नहीं जा सकता था। और अमेरिका ने सोचा कि भाई इसको रोकने का केवल एक ही तरीका है, उसके ऊपर परमाणु बम गिरा दिया जाए। तो 2 बार परमाणु बम गिराया जाता है, हिरोशिमा और नागासाकी में, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945। उसके बाद जापान जाकर के शांत होता है और आत्मसमर्पण कर देता है, जिससे युद्ध समाप्त हो जाता है। लेकिन यहां मैं बात कर रहा हूं मई 1945 की, क्योंकि ये जो वेवेल योजना है ये जून 1945 में आया। तो क्या क्या मतलब कि जो वेवेल योजना है इसको लाने के पीछे और क्या क्या कारण थे, इसको हम लोग जान लेते हैं। तो देखिएगा, कारण नंबर 1 कि 1945 के मध्य में ब्रिटेन में चुनाव होना था, और ये जो सत्तारूढ़ दल था ना, सत्तारूढ़ जो रूढ़िवादी दल था, वो चाहता था कि उसके कार्यकाल में ही भारत का जो मामला है वो सुलझ जाए। भारत में कुछ भी हो, मतलब कि भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस अगर दिया जाए तो ठीक है, वो भी दे देते। मतलब वो आजादी तो नहीं देना चाहते थे, डोमिनियन स्टेटस देने को तैयार थे। तो जो रूढ़िवादी पार्टी के लोग थे वो चाहते थे कि उनकी सरकार का जो समय है पूरा हो, उससे पहले ही कुछ ना कुछ हल निकले, ये लोग चाहते थे। इससे जो है इनकी छवि थोड़ी सी अच्छी बनेगी कि हाँ, ये लोग जो है भारत में व्याप्त गतिरोध को सुलझाने में काफी गंभीर है। इस टाइप से ये लोग जो है अपना छवि बनाना चाहते थे चर्चिल। इसके बाद देखिएगा, दूसरा कारण ये है, अभी भी द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। भले इटली, जर्मनी वो लोग ठंडे हो चुके हैं, लेकिन जापान जो कि अभी भी गर्म है, और एशिया के बहुत सारे हिस्सों पर जो ब्रिटिश उपनिवेश थे, अब जापान जो है उन पर अधिकार करना चाहता था। वैसे भी तो भाई जो दक्षिण पूर्वी एशिया है उसको तो पूरा बर्बाद ही कर चुका था ना जापान, वो भारत पर भी अटैक करना चाह रहा था। तो भारत पर उसके आक्रमण का भय अब भी बना हुआ था।
तो जो मित्र राष्ट्र थे, मतलब कि ब्रिटेन के जो सहयोगी देश थे, अमेरिका हो, रूस हो, उनका दबाव अब भी ब्रिटेन पर था कि तुम जो है किसी भी तरह से भारतीयों का समर्थन प्राप्त करो, जो भी संवैधानिक गतिरोध है उसको दूर करो और भारतीयों का समर्थन लो। अगर जापान आक्रमण कर देगा तुम्हारे ऊपर तो तुम जो है भारत को भी छोड़कर आ जाओगे, जो हम लोग जीत रहे हैं वो भी जो है पूरा पलट जाएगा, गेम पलट जाएगा। तो ब्रिटेन के ऊपर इस तरह का दबाव भी था। देखो, ब्रिटेन ने ना पहले भी कोशिश की थी, अगस्त प्रस्ताव लाया, क्रिप्स मिशन लाया। हालांकि जो ब्रिटेन है वो कभी भी नहीं चाहता था कि भारत स्वतंत्र हो, लेकिन वो एक तरह का दिखावा करना चाहता था कि एक तो वो अमेरिका, रूस, उनको भी दिखाना चाहता था कि भाई मैं भारतीयों से बात करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन भारतीय समझने को तैयार नहीं है। क्रिप्स मिशन लेके आया था ना, जिसमें मैंने बताया था। उसके बाद फिर अभी ये वेवेल योजना, हालांकि इसमें वो लोग कुछ ना कुछ हल चाहते थे, जो भी दिक्कत है भाई दूर हो। अगर डोमिनियन स्टेटस है तो डोमिनियन स्टेटस भी वो देने को यहां तैयार थे, लेकिन भारत को तोड़ मरोड़ करके। तो ये हुआ। इसके बाद देखिएगा, तीसरा एक कारण बताया जाता है, भारत में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आया, जिसमें पूरा देश जो है भयंकर तरीके से उग्र हो चुका था। भले ही बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया, लेकिन जो आम जनता है वो निकल निकल करके अंग्रेजों का हालत खराब कर दिया। तो ये जो उत्साहित जनता थी, मतलब कि जो भारतीय जो एकदम ज्यादा उत्साहित थे, उनकी शक्ति को जो है अंग्रेज कुछ अलग तरह से उपयोग करना चाहते थे अपने फायदे के लिए। मतलब कि अगर मान लो वेवेल योजना सफल हो जाता, भारतीय जो है इसको स्वीकार कर लेते और युद्ध में ब्रिटिश सरकार का समर्थन करते, तो अगर जापान आक्रमण कर देता तो फिर कांग्रेस बोलता कि भाई लड़ो, आप लोग भर्ती हो जाओ सेना में, इस टाइप से। तो इससे जो है अंग्रेजों को बड़ा फायदा मिलता। हालांकि जापान ने आक्रमण तो नहीं किया, लेकिन डर उस समय भी बना हुआ था। अगर बम नहीं गिरता ना जापान के ऊपर, तो शायद जापान कुछ और जरूर करता। तो ये कुछ कारण बताए जाते हैं वेवेल योजना लाने के पीछे, या फिर ब्रिटिश सरकार क्यों चाहती थी कि कुछ ना कुछ हल निकले इस समस्या का। तो ये 3-4 कारण आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करते हैं आगे। तो देखिएगा, ये कारण मैंने बताए। अब जो वेवेल है ना, वेवेल, भारत का वायसराय वेवेल, ये जो है मार्च 1945 में ब्रिटेन जाता है इसी सिलसिले में बात करने के लिए। और ब्रिटेन जाता है, चर्चिल से मिलता है जो कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री है। इसके अलावा भारत सचिव से भी मिलता है, और ये लोग जो है सलाह मशवरा करते हैं और वेवेल को फिर बताते हैं कि भाई तुम इस तरह से करो और वापस जाओ और भारत के तमाम नेताओं से बातचीत करो, विचार विमर्श करो और कुछ भी करके उनको जो है मनाने की कोशिश करो। तो ये जो वेवेल है ये फिर भारत वापस आता है और 14 जून 1945 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। कब? 14 जून 1945 को एक इसने प्रस्ताव रखा, जिसको हम लोग वेवेल योजना के नाम से जानते हैं। प्रस्ताव, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो वेवेल योजना। अब इस प्रस्ताव में क्या क्या प्रावधान किए गए थे उसको हम लोग देख लेते हैं। आप लोग यहां तक समझ गए होंगे कि ये जो वेवेल योजना है ये क्यों लाया गया था। तो यहां पर जो ब्रिटिश सरकार है वो किसी भी तरह से इस समस्या को सुलझाना चाहती थी, क्योंकि अगर ये जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग अगर दोनों लड़ते रहते, आंदोलन भी चलता रहता, भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद कुछ और आंदोलन आ जाता, और मुस्लिम लीग, कांग्रेस, ये दोनों भी लड़ते रहते कि भैया हमको पाकिस्तान चाहिए, नहीं हम तुमको पाकिस्तान नहीं देंगे, इस टाइप से, तो ब्रिटेन का जो है भारत पर राज करना मुश्किल हो जाता। तो ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि भाई दोनों के बीच किसी ना किसी प्रकार से सुलह हो जाए, समझौता हो जाए, भले इनको कुछ अधिकार दे दें हम लोग, लेकिन हमारा जो ब्रिटिश सरकार जो भारत का शोषण कर यहां से पैसा, धन, संपत्ति लूट के ले जा रही थी, वो चीज बना रहे। बाकी भारतीयों को कुछ थोड़े बहुत अधिकार दे दो, डोमिनियन स्टेटस दे दो। देखो, डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाता, लेकिन ऊपर से जो है अंग्रेज ही भारत के मालिक होते। अब बात करते हैं इस वेवेल योजना में क्या क्या प्रावधान थे। तो ये कब आया था इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। 14 जून 1945 को प्रस्ताव रखा गया, जिसको कि वेवेल योजना के नाम से जाना गया। तो लगभग 5-6 प्रावधान है, इसमें ज्यादा नहीं है। पहला प्रावधान कि वायसराय के कार्यकारिणी परिषद के सभी सदस्य भारतीय होंगे। देखो क्या बोला गया, पहला पॉइंट, जो वायसराय है
उसकी कार्यकारिणी परिषद होती है। हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में भी जो गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल, उसकी एक कार्यकारिणी परिषद बनाई गई, जिसमें शुरू में 4 सदस्य होते थे, फिर 3 किया गया, फिर 4 किया गया, फिर 5 किया गया, 6 किया गया, 7 किया गया, 8 किया गया, ऐसे ऐसे बढ़ाया गया ना। तो उसी कार्यकारिणी परिषद में बोला गया कि वायसराय के कार्यकारिणी परिषद के सभी सदस्य भारतीय होंगे। ये चीज बोला गया। पहले नहीं तो सब अंग्रेज होते थे और कुछ भारतीयों को बाद में स्थान दिया गया था। तो सभी सदस्य भारतीय होंगे वायसराय के कार्यकारिणी परिषद के, ये बोला गया। और साथ ही में इसमें यह भी बात रखा गया कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सभी सदस्य भारतीय होंगे और साथ ही साथ जो भारत का वायसराय होगा वो अंग्रेज होगा और जो सैन्य अधिकारी होगा, जो सैन्य कमांडर इन चीफ होगा, वो भी अंग्रेज होगा। तो यहां पर दो चीजें, वायसराय और कमांडर इन चीफ, उन दोनों को छोड़ करके वायसराय के कार्यकारिणी परिषद के सभी सदस्य भारतीय होंगे। ध्यान रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह की बात पहले भी बोली गई थी। तो ये पहला पॉइंट कि वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़ करके सभी सदस्य भारतीय होंगे। दूसरा चीज बोला गया कि वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में हिंदू व मुसलमानों की संख्या बराबर होगी। तो यहां पर जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो मतभेद हो रहा था, समझौता नहीं हो पा रहा था, उसको दूर करने के लिए कि दोनों में आपसी सहमति बने, तो उस चीज के लिए दूसरा पॉइंट बोला गया कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 2 लोगों को छोड़ करके, वायसराय और सैन्य अधिकारी, इन दोनों को छोड़ करके जो शेष सदस्य भारतीय होंगे, सभी सदस्य, तो उन सदस्यों में से आधे जो है कांग्रेस के होंगे, मतलब कांग्रेस नहीं बोला गया, हिंदू और मुसलमान। तो वायसराय के कार्यकारिणी परिषद के आधे सदस्य हिंदू होंगे और आधे सदस्य मुस्लिम होंगे, ये बोला गया दूसरा पॉइंट। ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा पॉइंट देखिएगा, कार्यकारिणी परिषद एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के समान होगी। तो देखिएगा, जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद होगी उसको जो है एक अंतरिम सरकार के रूप में गठित किया जाएगा। मतलब कि जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद होगी वो एक अंतरिम सरकार के रूप में काम करेगी और इसका जो आधार होगा, ये किस तरह से काम करेगी, इसका संविधान क्या होगा, तो इसका आधार होगा 1935 का भारत सरकार अधिनियम। तो यहां पर जो वायसराय है वो सुप्रीमो होगा, कमांडर इन चीफ वो एक अंग्रेज होगा और बाकी जो सदस्य होंगे वो सब भारतीय होंगे, आधे हिंदू होंगे, आधे मुसलमान होंगे और वो जो है एक अंतरिम सरकार के रूप में काम करेगी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। तो ये चीज बोला गया। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट है, वायसराय का विशेषाधिकार समाप्त नहीं किया गया लेकिन उसका प्रयोग करना आवश्यक नहीं होगा। तो देखिए, जो वायसराय था उसको जो है वीटो पावर मिला हुआ था, वीटो विशेषाधिकार। तो अगर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य वो जो है ना, मतलब किसी बात पर सहमत नहीं होते हैं, तो इसके बावजूद भी वायसराय अपनी वीटो पावर का प्रयोग करके उसको अपने हिसाब से क्रियान्वित कर सकता था। लेकिन यहां पर यह बोला गया कि वायसराय को जो विशेषाधिकार प्राप्त है, जो वीटो की शक्ति प्राप्त है, उसको जो है समाप्त नहीं किया गया, लेकिन इसको आवश्यक करना, मतलब कि इसको जो है प्रयोग करना उतना ज्यादा आवश्यक नहीं किया गया। मतलब कि इसको जो है वायसराय उतना ज्यादा यूज नहीं कर पाएगा। लेकिन अभी भी ये जो वीटो पावर है वायसराय के पास रहेगा। मतलब कि वो जब चाहे तब उसको यूज कर सकेगा, हमेशा नहीं करेगा, कभी कभी कर सकता, ये इसमें बोला गया। मतलब कि इसको रखा गया, समाप्त नहीं किया गया। ध्यान रखना, अगर है यूज कर सकता है, कभी कभी यूज कर सकता है, मतलब क्या भाई पूरी तरह से समाप्त कर दो या फिर पूरी तरह से यूज करने दो, आधा अधूरा क्या। तो ये अजीब सा था, इसको रखा गया। मतलब कि कभी भी अगर कुछ होता है तो यूज कर लेगा। अगर भारतीय ज्यादा थोड़ा सा मतलब डेढ़ होशियारी दिखाने लगेंगे कार्यकारिणी परिषद के भारतीय लोग, तो ये वीटो यूज कर लेगा। अगला देखते हैं, पांचवा पॉइंट। कांग्रेस के नेता रिहा किए गए तथा शीघ्र ही शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा। तो इसमें पांचवा पॉइंट ये रखा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नेता भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार किए गए थे। 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक में महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया था ना, उसके बाद फिर देश के तमाम कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, अलग अलग जेलों में डाल दिया गया था। तो पांचवें पॉइंट के तहत बोला जाता है इस प्रस्ताव में कि
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी नेता जेल में बंद है उन सभी को हम लोग रिहा करेंगे और शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। जो शिमला सम्मेलन हुआ था ना 1945 में, तो वो इसके बाद होगा। वेवेल योजना के बाद वो शिमला सम्मेलन होगा। देखो 14 जून 1945 को ये सब प्रस्ताव रखा गया, फिर इसमें बातचीत करने के लिए ना वो शिमला में सम्मेलन होता है। तो पांचवा पॉइंट क्या बोला गया कि सभी नेताओं को हम रिहा करेंगे और एक सर्वदलीय सम्मेलन कहां बुलाया जाएगा? शिमला में। अब यहां प्रश्न उठता है कि भैया शिमला में ही काहे को ये सम्मेलन बुलाया गया, दिल्ली में क्यों नहीं, बंबई में क्यों नहीं? तो देखो जो शिमला है ना, ये अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। गर्मियों का मौसम था तो जो वेवेल है भाई भारत के दूसरे स्थानों में उसको ज्यादा गर्मी लगती थी तो शिमला में बैठा रहता था। अगला पॉइंट देखते हैं, छठवां पॉइंट, युद्ध समाप्त होने के बाद भारतीय अपना संविधान स्वयं बनाएंगे। तो यहां छठवां पॉइंट बोला गया कि जैसे ही युद्ध समाप्त हो जाएगा भारत के लोग अपना संविधान खुद तैयार करेंगे। तो ये 6 पॉइंट इसमें रखे गए थे वेवेल योजना के तहत। ये जो प्रस्ताव लाया गया कब? 14 जून 1945 को यह प्रस्ताव लाया गया। अब देखते हैं भाई ये इसमें कांग्रेस ने क्या प्रतिक्रिया दी, मुस्लिम लीग ने क्या प्रतिक्रिया दी और इसका जो है क्या मतलब परिणाम निकला। वैसे तो इसका जो भी परिणाम है वो शिमला सम्मेलन के बाद आएगा। असफल हो गया था वेवेल योजना भी, शिमला सम्मेलन भी। तो देखिएगा कांग्रेस ने क्या प्रतिक्रिया दी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बोला इस प्रस्ताव को ये बोल करके अस्वीकृत किया। कांग्रेस ने अस्वीकृत किया, मुस्लिम लीग ने भी इसको अस्वीकृत किया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस सम्मेलन को यह कहकर अस्वीकृत किया कि इसका प्रयास है कि कांग्रेस की छवि विश्व सवर्ण हिंदू दल की बनकर रह जाएगी। तो देखो यहां पर जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सभी सदस्य भारतीय होंगे, 2 लोगों को छोड़ करके, और उसमें यह बोला गया कि इसमें आधे सदस्य हिंदू और आधे सदस्य मुस्लिम। तो यहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बोला कि इस प्रस्ताव को अगर हम लोग स्वीकृत करते हैं तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो एक सवर्ण हिंदू वालों की दल बनकर रह जाएगा। जो सवर्ण हिंदू दल है, जैसे कि मुस्लिम लीग है वो केवल और केवल मुस्लिम पार्टी है, तो वैसे ही अगर कांग्रेस इसको स्वीकृत करता है तो कांग्रेस जो है सवर्ण हिंदू दल बनकर के रह जाएगा। ये बोल के जो है कांग्रेस ने इसको मतलब खारिज कर दिया। दूसरी बात कांग्रेस ने ये बोली कि इसने मांग किया कांग्रेस ने कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है भाई वो कोई एक धार्मिक दल नहीं है, वो बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष दल है। तो हमको जो है सभी धर्म के लोगों को मनोनीत करने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं था कि कांग्रेस में खाली हिंदू लोग हों, कांग्रेस में सब थे ना, मुस्लिम नेता भी थे। अबुल कलाम आजाद वो इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो कांग्रेस सबके लिए खुला था, वहां हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, जितने भी धर्म के लोग हैं सबके लिए कांग्रेस खुला हुआ था, धर्मनिरपेक्ष पार्टी थी। जबकि मुस्लिम लीग वो केवल मुसलमानों के लिए थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से मांग किया गया कि आप लोग इसमें सम्मिलित करो कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो किसी भी धर्म के व्यक्ति को मनोनीत करने का अधिकार होगा। तो ये इसमें जो है बोला गया कांग्रेस की तरफ से। अब बात करते हैं मुस्लिम लीग, उसने क्या आपत्ति जताई कि भाई उसको क्या बदलाव करना है, क्या दिक्कत था। तो देखिएगा मुस्लिम लीग चाहती थी कि लीग को ही समस्त मुसलमानों का प्रतिनिधित्व माना जाए। मतलब कि जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में जो आधे सदस्य मुस्लिम होंगे, आधे हिंदू होंगे, तो वहां जो आधे सदस्य मुस्लिम रखे जाने हैं तो वो केवल और केवल मुस्लिम लीग से ही जाने चाहिए। मतलब मुस्लिम लीग बोलता था कि वो जो है पूरे भारत के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता है। तो जितने भी मुस्लिम सदस्य चुने जाएंगे, मनोनीत करे जाएंगे, वो केवल मुस्लिम लीग द्वारा ही होना चाहिए। इसमें बोला गया कि वायसराय के परिषद में मुस्लिम लीग से बाहर का कोई भी मुसलमान नहीं होना चाहिए। जितने भी मुसलमान होंगे सब के सब मुस्लिम लीग से ही होंगे। मुस्लिम लीग को डर था कि अल्पसंख्यक वर्ग में एससी जो दलित वर्ग था ना, साथ ही साथ सिख ईसाई भी होंगे, जिससे मुसलमानों का प्रतिशत 33% हो जाएगा। मतलब मुस्लिम लीग को ऐसा चिंता था, डर था कि भाई जो भारत में अल्पसंख्यक, वो अकेले तो नहीं थे ना, सिख भी थे, ईसाई भी थे, तो वो लोग भी इसमें शामिल हो जाएंगे तो हमारी जो संख्या है थोड़ी सी कम हो जाएगी। ये उसने चिंता व्यक्त की मुस्लिम लीग, मतलब कि मोहम्मद अली जिन्ना ने। अब देखिएगा काफी सारे बड़े बड़े नेता थे मुस्लिम नेता जो कि मुस्लिम लीग से नहीं थे। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी,
पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी जिसने 1937 के चुनावों में जीत हासिल की थी और पंजाब में सरकार भी बनाई थी। तो यूनियनिस्ट पार्टी के जो नेता थे हयात खां, जो कि मुस्लिम लीग के नहीं थे। तो जो वेवेल था वो अपनी वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में हयात खां को मुस्लिम सदस्य के रूप में रखना चाहते थे। तो इस चीज का भी जिन्ना ने मुस्लिम लीग ने विरोध किया। अब देखिए, जो मुस्लिम लीग जो बोलता था ना कि जितने भी सदस्य होंगे मुस्लिम सदस्य, वो सब मुस्लिम लीग के ही होने चाहिए। इसका मतलब ये कि अगर मुस्लिम लीग की इस बात को मान लिया जाए ना, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो बड़े बड़े मुस्लिम नेता थे, जैसे कि खुद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद, वो भी वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में शामिल नहीं हो सकते अगर मुस्लिम लीग की बात को मानी जाए। जबकि कांग्रेस दूसरी तरफ क्या बोल रही थी कि भैया जितने हमको जो है ऐसा अधिकार दो कि कांग्रेस जो है सभी धर्म के लोगों को मनोनीत कर सके, क्योंकि हम जो है कोई एक धर्म से संबंधित नहीं है, हम सबको लेकर के चल रहे हैं। जबकि मुस्लिम लीग क्या चाहती थी, जो मुस्लिमों का चुनाव होगा केवल और केवल मुस्लिम लीग से होगा, ये मुस्लिम लीग का चाहना था। तो इस तरह से ये वेवेल योजना जो है प्रस्तुत किया गया 14 जून 1945 को, और कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग है उन दोनों ने अपनी आपत्तियां व्यक्त की कि भाई आप लोग थोड़ा सा इसमें सुधार करिए। अब जैसा कि इसमें बोला गया था 5वां पॉइंट कि कांग्रेस के सभी नेताओं को रिहा किया जाएगा और शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जो कि 25 जून 1945 को शिमला में आयोजित किया जाता है, जिसमें इस पूरे प्रावधानों पर बातचीत होता है, डिबेट होता है, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता है, कोई भी मतलब समझौता नहीं हो पाता है, बात बन नहीं पाता है। अलग अलग चीज़ों को जो मुस्लिम लीग है वो एक तो भाई पाकिस्तान के पीछे पड़ा हुआ था और भी काफ़ी कुछ वो बोला जाता है, तो उसको हम लोग अगले वाले वीडियो में जानेंगे, शिमला सम्मेलन वाले वीडियो में। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।